ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न इंडिया आरंभ कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि जब मैं कोई नई स्कीम आरंभ करता हूं तो पहले उसकी पूरी योजना आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारी चलने की पद्धति सही होगी। अगर चलने की पद्धति में गड़बड़ी होगी तो हम गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाएंगे। जब मैं यूट्यूब लेक्चर देता हूं तो शुरू में मैं जब 10 मिनट बच्चों से डिस्कस करता हूं अपने स्कीम के बारे में, या मैं उनसे क्या अपेक्षा रखता हूं या क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तो कई ऐसे मटेरियल माइंडेड बच्चे होते हैं जिन्हें आश्चर्य होता है कि सर एक बात हर लेक्चर में क्यों बताते हैं। इसलिए क्योंकि आप तभी पहुंच पाओगे गंतव्य स्थान पर जब आपका चलने का तरीका सही होगा। अगर हमारी चलने का तरीका सही नहीं होगा तो हम शायद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही ना पाए। और इस फील्ड में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ना तो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ पा रहा है, ना उसकी राइटिंग सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप पहले विषय वस्तु को समझो। देखो, मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट, उसके सिलेबस को पहले एनालाइज करता हूं, फिर मैं अपने पढ़ाने के नए तरीके की बात करता हूं। और ये नए तरीके क्यों आवश्यक है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट लाइफ में खुद एक्सपेरिमेंट किया, फिर टीचिंग लाइफ में भी किया। लेकिन टीचिंग लाइफ में भी इनिशियली मैं कई ट्रायल एंड एरर के बाद तब मैं इस मेथड पर पहुंचा था। मुझे याद है कि एंशिएंट, मिडेवल एंड वर्ल्ड में तो मैं सीधा उस मेथड पर पहुंच गया था। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इनिशियली कुछ वर्षों तक हम ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से गुजरे थे, क्योंकि इसमें आकर सिलेबस फैल जाता था। और जो बच्चे एंशिएंट और मिडिवल को काफी इंजॉय करते थे और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को, वो मॉडर्न में आकर कहने लगते थे कि सर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो मैं फिर सतर्क हो गया। मैंने फिर उस पर सोचना शुरू किया कि हाउ टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, और बच्चों के लिए चीजें कैसे सुगम बनाई जाए। वंस आई हैव स्टार्टेड टू थिंक ओवर दिस पॉइंट, तो मैंने फिर ये तरीका डेवलप किया जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें आपको बता देना चाहता हूं कि 2013 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन के तरीके यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर में भी काफी स्टैंडर्ड हो गए, सारे ऑप्शनल पेपर में। फिर भी हिस्ट्री में आपको एक बेनिफिट है कि इसमें चूंकि थिंकर्स और थॉट नहीं है, तो आपको उतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने पड़ते। लेकिन मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन की प्रकृति या स्टूडेंट से कितनी तरह की अपेक्षा एग्जामिनर करते हैं। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, ये तकरीबन इसमें आपको 250 वर्षों का इतिहास कवर करना है। नॉट 250 वर्ष हम कर सकते हैं, 350 वर्ष, या कुल मिलाकर हम लोग राउंड फिगर 300 ईयर्स ले लेते हैं, क्योंकि हम तो आपको 300 ईयर्स तक ले ही चलेंगे। स्वतंत्रोत्तर भारत में आपका सिलेबस 1947 पर जाकर समाप्त नहीं होता, 1964 में जाकर समाप्त होता। लेकिन मैं आपको लाऊंगा प्रेजेंट सिनेरियो तक। ये मैं इसलिए ऐसा चाहूंगा ताकि आपका जनरल स्टडीज का पार्ट भी स्ट्रांग हो, क्योंकि हिस्ट्री आप जानते हो कि पास्ट, प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में मैंने आपको क्या मैसेज दिया है। मेरे मैसेज को याद रखना कि जो प्रेजेंट है उसका सही इंटरप्रिटेशन पास्ट के बिना नहीं हो सकता। चाहे आज आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो आप मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में ही समझोगे। आप इनिशियल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शनिंग हुई और क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, वह भी तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का इंपॉर्टेंट इश्यू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उस पर आएंगे। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पहली बात कि आपका सिलेबस शुरू होता है 18वीं सेंचुरी से। अब हमने सुविधा की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम को अपने ढंग से रिफॉर्मुलेट किया है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के पाठ्यक्रम को एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो यू विल फेस द सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब देखिए, जैसे आपका आरंभ होता है यहां सिलेबस, वह आपको पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी से और उनके एक्टिविटीज एंड कर्नाटिक वॉर से। फिर मामला आ जाता है बंगाल पर, और बंगाल के टॉपिक को कवर करते हैं, और फिर सीधा आपको ले आते हैं कुछ खास एक्ट्स पर
यानी 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर सीधा वो जंप करके चले जाते हैं 1833 के चार्टर एक्ट और वहीं पर एक लाइन लिख देते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण। अब मुझे समझ में नहीं आता है, कोई बच्चे अगर केस टू केस फॉलो करेगा तो आई एम कॉन्फिडेंट कि वह इस विषय में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1813 का जो चार्टर है वह इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की सच्चाई है, उसको कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद, और जिसे आप 1773 और 1813 का रेगुलेटिंग अधिनियम अगर जिसे आप कहते हो, वह एक दूसरी सच्चाई है। वह सच्चाई है 18वीं सदी की, जिसको कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद की सच्चाई है। तो एक वाणिज्यिक पूंजीवाद की सच्चाई है, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद की सच्चाई है। दोनों में उपनिवेशवाद की अपेक्षा भारत के प्रति अलग अलग रही है। तो फिर एक टॉपिक ऊपर रखते हो, दूसरे को नीचा सीधा रख देते हो, तो फिर क्या करेंगे? स्टूडेंट्स तो सिर्फ कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स तो उस पर थिंक नहीं कर पाएंगे ना, चेंज को तो नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आप चेंज को नहीं समझ पाओगे तब तक आपको विषय वस्तु में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि आपके सिलेबस के जो 18वीं सेंचुरी है उसके 2 पार्ट हैं। 17वीं सेंचुरी का एक पार्ट यह है कि जिसको कहते हो फर्स्ट हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी, हम यहीं से आरंभ करते हैं, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों की बात होती है तो हम सीधा यूरोपीय कंपनियों पर आपको नहीं ले जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, तो मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, भारत का आर्थिक परिदृश्य क्या है, भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, भारत का आर्थिक परिदृश्य क्या है, भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है। हम 18वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन कैसे करेंगे? हालांकि मैंने जो आपको मुगल काल अभी समाप्त किया है, उसमें हमने आपको 18वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध को, 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अच्छे ढंग से समझा दिया है और कवर करवा दिया है, क्वेश्चन भी कर दिए। लेकिन फिर भी हम मॉडर्न हिस्ट्री 18वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि पीछे की जो घटनाएं आप देख चुके हो उसका वास्तविक मूल्यांकन हम 18वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में करेंगे। जैसे अब डार्क एज का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस विथ यू पीपल। फिर हम 18वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध को फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 18वीं सदी के पूर्वार्ध के मूल्यांकन का आधार ही बदल गया है। पहले सर जगन्नाथ सरकार जैसे विद्वान ने उसको अंधकार का युग कहा था। फिर आगे जब इरफान हबीब और सतीश चंद्र जैसे इरफान हबीब और अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई, तो उसमें से कुछ विद्वान ऐसे हैं, सम स्कॉलर्स हु ट्राई टू कैरेक्टराइज द पीरियड एट द एज ऑफ क्राइसिस। इसे संकट का काल करार दिया, संकट का काल। आज मैं हिंदी में आपको ये लेक्चर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐप पर अलग अलग, चूंकि आप जानते हो रेगुलर क्लास का हिस्सा है, तो अभी मैं इंग्लिश मीडियम में मॉडर्न हिस्ट्री पर नहीं पहुंचा हूं। इंग्लिश मीडियम में मॉडर्न हिस्ट्री पर मैं पहुंच जाऊंगा। मैं वहां पर भी यह लेक्चर एक सेपरेट करके डालूंगा ऐप के ऊपर, ताकि बाकी सारे बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी को बखूबी समझ सके। तो आप 18वीं सेंचुरी के, अब वो एज ऑफ क्राइसिस कहा, संकट का काल कहा, लेकिन जब नए रिसर्च आए तो बातें बदल गई। और सर जगन्नाथ सरकार ने अगर 18वीं सदी को पूर्वार्ध को अंधकार का युग कहा, तो उन्होंने 18वीं सदी के उत्तरार्ध को और पलासी के युद्ध को पलासी क्रांति का नाम दिया, और यहां तक कहा कि पलासी के युद्ध के साथ भारत में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। मीन्स कि दिस बैटल ऑफ पलासी हेराल्डेड अ न्यू एज इन इंडिया, दैट इज मॉडर्न एज। तो पलासी के युद्ध के साथ उन्होंने भारत में आधुनिकता का प्रवर्तन माना। तो पहले तो आपको इसी को मूल्यांकन करने के लिए 18वीं सदी का पूर्वार्ध जानना है, क्योंकि अब 18वीं सदी के पूर्वार्ध का काल, जिसमें आप मुगल साम्राज्य का विघटन देखते हो और क्षेत्रीय राज्य देखते हो, उसको अब अंधकार का काल या अवनति का काल नहीं माना जाता, बल्कि उसे माना जाता पूर्व आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस काल में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए और पूर्व आधुनिक काल की स्थिति आ गई थी। भारत अपने तरीके से भारत अपने तरीके से आधुनिकता की दिशा में बढ़ पाता, लेकिन ब्रिटिश ने होने नहीं दिया। ब्रिटिश ने उसमें हस्तक्षेप करके उस पूरी आधुनिकता की प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया।
तो आज इसका मूल्यांकन का आधार ही मैं स्टूडेंट्स चेंज कर गया है। तो मैं ये सारे पहलू को लेते हुए तब 18th सेंचुरी में आगे बढ़ूंगा। मैं एक दो बात बताता हूं। मैं अभी भी क्वेश्चन देख रहा था तो मैं ही सोच रहा था कि जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक क्वेश्चन के साथ तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे। यूपीएससी को अब अपने स्टूडेंट से बहुत अधिक अपेक्षा हो गई है, बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं अपने स्टूडेंट से। और लेकिन उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको सिर्फ रीडिंग करने से, इंफॉर्मेशन गैदर करने से नहीं होगा, एक सही तरीके से और सही दिशा लेकर पढ़ना पड़ेगा। मैं उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे देखिए, अब आपका जो टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, उसमें एक टॉपिक आपका रेलवे पर है। तो अब तक जो रेलवे पर क्वेश्चन पूछते थे उसका मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी तो क्वेश्चन डिस्कस करना आपके साथ उचित नहीं है, क्योंकि आप या मैं आपका क्वेश्चन बैंक जो मैंने दिया है वही मैंने सामने रखा हुआ है। तो वो अभी आपके साथ इसलिए वो डिस्कस करना उचित नहीं लगता, क्योंकि अभी आपने तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी झलक आपको देना चाहता कि हमारे सामने चैलेंज क्या है। जैसे देखिए, अब पहले अगर उन्होंने रेलवे पर क्वेश्चन पूछा तो जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि भारत में रेल निर्माण को ब्रिटिश नीति 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद रही थी। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि भारत में रेल निर्माण की ब्रिटिश नीति 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद रही थी। टिप्पणी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे, या आपसे क्वेश्चन या इस तरह के पूछ सकते थे कि भारत में रेलवे ने आधुनिकता का प्रवर्तन किया, या न भारत में रेलें होती न भारत का आधुनिकीकरण होता। टिप्पणी कीजिए। मतलब आपसे, या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपसे वो अपेक्षा यह करते कि आप यह दिखाइए कि ब्रिटिश शासन में जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया उसके पीछे मकसद क्या है, और उसमें भारत को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, या वास्तविक बेनिफिट ब्रिटेन का हुआ, कहीं उल्टा भारत को घाटा तो नहीं उठाना पड़ा। ये आपका क्वेश्चन का, ये मैं बता रहा हूं कि आपका 2017 का रेलवे पर क्वेश्चन है। उससे पहले भी क्वेश्चन पूछते रहे हैं, उनका नजरिया यही रहा है। अब मैं आपको उदाहरण 2019 का लेटेस्ट एक रेलवे पर क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप खुद सोचेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आपके रेलवे पर कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर ही जब आर्थिक विकास का एक सजग एवं निरंतर अपनाई गई नीति बनी, रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपांतरण में सहायक हो सकने की अपनी क्षमता का बोध कराना आरंभ किया। मतलब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर ही जब आर्थिक विकास का एक सजग एवं निरंतर अपनाई गई नीति बनी, रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपांतरण में सहायक हो सकने की अपनी क्षमता का बोध कराना आरंभ किया। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको यह बताऊं कि इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि रेलवे तो ब्रिटिश ने बनाई 19वीं सेंचुरी से ही निर्माण आरंभ कर दिया था, और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रेलवे का अपने ढंग से उपयोग हुआ था। लेकिन भारत के हित में रेलवे का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्र भारत की सरकार ने आर्थिक विकास की एक सुसंगत नीति अपनाई, जिसको कहते हो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल। तो उसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या था? रेलवे था। इंडियन रेलवे प्रत्येक दिन 25 मिलियन लोगों को आज ढो रहा है। माने इंडियन रेलवे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया, जो ब्रिटिश शासन के समय तो ब्रिटिश के हित में लाया गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तब जाकर उसका हम सही इस्तेमाल कर पाए। अब बताइए, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है, हमें याद है 2019 का ये क्वेश्चन है, और 2018 में आपकी एक बुक आई थी, वो रेलवे एंड द राज, उस बुक का टाइटल था, और क्रिश्चियन ओल्मर उसका ऑथर था। क्रिश्चियन ओल्मर उसका ऑथर था। रेलवे एंड द राज, ये उस पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक से सीधा लाइन उठाकर और तब क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाला गया। मैं आपके स्टडी में पूरी परिपक्वता चाहता हूं, और पूरी परिपक्वता 2-3 बातों से होगी। एक तो क्लास में आप कॉन्शियस रहें, हमसे क्वेश्चन राइटिंग के प्रति सजग रहें, और ईमानदारी से हमारे साथ काम करें। दूसरी बात है कि बहुत जल्दी ऐप पर मैं आप लोगों को
एक बुक रिव्यू शुरू करता हूँ, क्योंकि आप लोग एंशिएंट मेडिवल करने के बाद मॉडर्न पर बहुत लोग पहुँच रहे हो, अब मॉडर्न हमने स्टार्ट किया है। तो अब एंशिएंट और से हम धीरे धीरे एक एक बुक उठाएंगे हिस्ट्री का, और फिर आपके सामने उस हिस्ट्री के बुक का रिव्यू प्रस्तुत करेंगे। और उसमें 20 मिनट कोई ज़्यादा टाइम में उतना ही आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बर्डन करने वाला नहीं। मेरा उद्देश्य है कम पढ़िए, सुसंगत पढ़िए और उसका सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करना सीखिए। तो मैं बहुत ही जल्दी आपको मेरे ऐप पर आपको बुक रिव्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसी के साथ पहले मैं सिलेबस को एनालाइज करता हूं, और सिलेबस को एनालाइज करने के बाद मैंने कैसे हम लोग बढ़ेंगे उसका पूरा स्कीम आपके सामने रखते हैं। और ऐप पर मैंने एनसीईआरटी में एनसीईआरटी और मेडिवल का हमने डिस्कस कर दिया है। कल तक मैं आपको मॉडर्न एनसीईआरटी का डिस्कस वहां पर ऐप पर डाल देता हूं, उसको डिस्कस करके, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें एनसीईआरटी को हम कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा मानना है कि 8th क्लास में जो आपके 2 एनसीईआरटी पुस्तक दिए गए हैं वो जीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 में से आप कम से कम नई एनसीईआरटी आप ऐसा करें कि कम से कम क्लास 8th की जो नई एनसीईआरटी जो 2 पार्ट में है उसको ले लीजिए, पुराने वाले को छोड़ दीजिए। 2 एनसीईआरटी जो आपके क्लास 8th में है उसे आप ले लें, और एक क्लास 12th की एनसीईआरटी जिसमें 5 ही चैप्टर्स हैं। तो उसमें सभी चैप्टर्स एक साथ नहीं पढ़ें, आप उस एनसीईआरटी में जो 5 चैप्टर्स उसमें देखते रहे। जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आपका बढ़ता जाएगा, आप उन्हीं से चैप्टर निकाल कर आप पढ़िएगा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मीनिंग प्राप्त होगी। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ पहले सिलेबस के ऊपर। देखिए पाठ्यक्रम विश्लेषण, लेकिन पाठ्यक्रम विश्लेषण से के साथ ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बड़ी अद्भुत चीज है, वो है आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। मेरे विचार से इस आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की जानकारी के बिना आपका दृष्टिकोण अधूरा है। जैसा कि पीछे भी आपको याद होगा, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो पहले मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास लेखन बताया था। फिर जब मैं मध्यकाल पर आया तो मध्यकालीन भारत का इतिहास लेखन बताया। फिर मैं जब आधुनिक काल पर अब आया हूं तो पहले मैं आधुनिक भारत का इतिहास लेखन बताऊंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इतिहास लेखन कवर करने अभी मैं नहीं बता रहा, मैं नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा कि इतिहास लेखन से ही आपका हम टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई अभी शुरू में हम हिस्टोग्राफी, तो मैं आपको शुरू में बर्डन नहीं दूंगा, मैं आपको एक समझ इतिहास लेखन की विकसित करूंगा। मैं भी जानता हूं कि अभी आप नए हो, आप अचानक से इतिहास लेखन को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, 5 ब्लाइंड मेन एंड एन एलिफेंट, 5 अंधों ने हाथी को टटोला तो हाथी के अलग अलग आकार निर्धारित किए। उसी प्रकार जो हिस्टोग्राफी होती है उसमें डिफरेंट हिस्टोरियंस उस चीज को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उन सबके पीछे भी कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल एक प्रभाव भी होता है, और कभी कभी इसके पीछे कोई ना कोई अपना इकोनॉमिक मटेरियल इंटरेस्ट भी होता है। तो इसलिए तुम देखते हो कि इंटरप्रिटेशन का अलग अलग पैमाना होता है। लेकिन वो जानना इसलिए जरूरी होता है कि किसी क्वेश्चन विशेष पर आपको स्टैंड लेना है। जैसे अब मैं एक उदाहरण बताता हूं कि आपको एक स्टेटमेंट गांधी के बारे में दे देंगे कि भारतीय राजनीति में गांधी के द्वारा 1919-20 में कांग्रेस पर हावी होने और सत्ता हथियाने की व्याख्या आप कैसे करेंगे? क्या यह एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी? तो आपको लग जाएगा कि अरे तो गांधी को निशाना बना रहा है, वो भी उन्हें एक स्वार्थी और सेल्फिश पॉलिटिशियन, जो कि पावर मॉन्गरिंग पॉलिटिशियन दिखा रहा है गांधी को। तो इसका मतलब है कि जरूर यह करेंट साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का होगा। तो आपको पता चलेगा कि जूडिथ ब्राउन है जिसने गांधी का इस तरह की संकीर्ण व्याख्या की है, और जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं वो भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को कहीं ना कहीं भारत के कुलीन वर्ग के निजी स्वार्थ से जोड़ते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, तो इसको खंडन करने में आपको बहुत बढ़िया रहेगा। उसी प्रकार से कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आपको सपोर्ट करना होता है, कुछ बातें ऐसी होती है। अब अगर जैसे पूछते हैं 23 जून 1757 को मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ हुआ, इस कथन पर का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि भाई देखो 23 जून 1757 को भारत में एक्चुअली बैटल ऑफ पलासी हुआ है, और बैटल ऑफ पलासी के बाद जो पलासी का युद्ध हुआ है उसके बाद भारत का औपनिवेशीकरण शुरू हुआ है। तो क्या भारत के इस औपनिवेशीकरण को भारत का आधुनिकीकरण मान लिया जाए?
और विशेषकर तब जब 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश की नीति ऐसी नहीं रही है कि भारत में कोई बड़ा परिवर्तन लाया जा सके। वो यहां से धन की निकासी करते रहे, अपने व्यापारिक चरण का उपनिवेशवाद देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक विजन मिलता है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूं कि आपको पहली बार में इतिहास लेखन समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं फर्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप थोड़ा थोड़ा समझोगे, पूरी ग्रिप नहीं बनेगी। तो मैं उसके लिए क्या उपाय करता हूं, जैसा पीछे भी किया है कि हर टॉपिक कवर करते हुए मैं हर टॉपिक के साथ इतिहास लेखन से जोड़कर क्वेश्चन कराता हूं। पीछे भी आपने देखा है कि मैं कुछ भी आप लोगों पर नहीं छोड़ता। मैं हर कुछ स्वयं खुद अपने प्रयास से चाहता हूं आप तक पहुंचे। और मैं इसमें भी जो पहले हमने किया है उससे भी ज़्यादा हम इस बार आप लोगों को सोचते हुए उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चन पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपको इधर उधर कहीं नहीं भागना है सिवाय एनसीईआरटी बुक के तत्काल। और मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आपको मेरा बुकलेट आपके पास रखा हुआ है, मैं खुद बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है हर क्लास से पहले। केवल आप हमें फॉलो करते हुए चलें। अभी फिलहाल मैं आपको सिलेबस एनालाइज करता हूं। तो मैंने बताया कि जैसे देखो, पहले आधुनिक भारत का इतिहास लेखन की चर्चा करेंगे तो डिफरेंट स्कूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 स्कूल की चर्चा हुई है। एक है ओल्ड कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, दूसरा है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, चौथा है नव कैम्ब्रिजवादी दृष्टिकोण और पांचवा है सबाल्टर्न अथवा उपाश्रयवादी दृष्टिकोण। तो मैं ये पहला क्लास जो मैं लूंगा इसी इतिहास लेखन पर लूंगा और ये 5 के 5 जो अप्रोचेज हैं वो पहले आपको क्लियर करूंगा। अब हम आएंगे सिलेबस पर। तो अब देखो, सिलेबस जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो अपने तरीके से दिया हुआ है। उस तरीकों को अगर तुम फॉलो करोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि जैसे देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब तुम पढ़ते हो तो तुमको पढ़ने में इतिहास का हर विषय का एक बेसिक एसेंस होता है। और इतिहास का जो बेसिक एसेंस है वो है चेंज का नॉलेज। मीन आपको परिवर्तन का ज्ञान होना चाहिए कि एक युग से दूसरे युग जब आगे बढ़ते हो तो परिवर्तन कैसे हुआ और परिवर्तन का प्रेरक कारक क्या है। तो परिवर्तन यहाँ भी हो रही है। भारत के संबंध में जो ब्रिटिश नीति है उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा और ब्रिटिश नीति के प्रभाव में भी परिवर्तन दिखेगा। लेकिन ब्रिटिश नीति में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का भी अपना कारण होगा, वो कारण को भी तुम देखोगे। तो इसलिए परिवर्तन को समझना है तो हमको पहले टॉपिक्स को क्रोनोलॉजी वाइज रखना पड़ेगा, काल क्रमानुसार रखना पड़ेगा। क्योंकि एक काल में परिवर्तन हुआ, उसके दूसरे काल में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन भी अलग है और परिवर्तन का प्रेरक कारक भी अलग है। तो अगर हमें परिवर्तन और परिवर्तन का प्रेरक कारक समझना है तो उस काल विशेष को हमें बांटना पड़ेगा। अब इसी आधार पर हमने सिलेबस को रिफॉर्मुलेट किया है। प्रथम भाग में तुम्हारा आता है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य, पूर्व आधुनिक काल। मतलब मैंने आपको बताया है कि पहले हम शुरू करेंगे, जो आपको आगे डायग्राम से ही बता रहा हूं, कि सुविधा से पहले हम सिलेबस को 4 खंड में विभाजित कर दिया आप लोगों के लिए। 4 उपखंडों में कर सकते हो। जैसे आपको पीछे वहां पार्ट में बांटता आ रहा हूं ना, एंशिएंट मेडिवल में आपको याद होगा कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड तुम्हारा समाप्त हुआ है। अब तुम आए हो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 4 और पार्ट 4 में जो पार्ट 4 है उस पार्ट 4 में भी फिर तुम्हारा सब पार्ट 4 होगा। तो सब पार्ट फर्स्ट होगा, जिसको भाग प्रथम तो यहां पर देख रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। तो उसमें तुमको होगा हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी और हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी को फिर हमने 2 सब पार्ट में बांट दिया है। तो पहला सब पार्ट अगर हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी में है तो वह है मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, जो पहला टॉपिक हम देखेंगे। और फिर उसे मूल्यांकन करेंगे कि हम इसे पतन का काल माने या उत्थान का काल माने। अब उसी पर आपको कोई भी क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकते हैं। वो क्वेश्चन वो मिडिवल हिस्ट्री के लास्ट में भी रख सकते हैं, जो 18वीं सदी का पूर्वार्ध है उससे क्वेश्चन वो मध्यकालीन भारत में भी रख सकते हैं और आधुनिक कालीन भारत में भी रख सकते हैं। तो वह पार्ट होगा। और फिर उसके आगे का जो पार्ट है वो होगा यूरोपीय व्यापार का उद्भव। यानी अब तब आ जाएंगे हम लोग दूसरा, इसी में दूसरे पहलू पर। वो दूसरा पहलू है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो यूरोपीय व्यापार का उद्भव तथा भारत में यूरोपीय कंपनियों की सक्रियता, ब्रिटिश कंपनी का व्यापारी कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तन, कर्नाटक के युद्ध, पलाशी तथा बक्सर का युद्ध।
अब ये तुम्हारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आ जाता है। हालांकि यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो 16वीं सदी में ही शुरू हो गया है, लेकिन उनका जो इफेक्ट आया है उसको हम 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में लेकर चलते हैं, जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ है, क्षेत्रीय राज्य की कमजोरी की स्थिति हुई है। जब क्षेत्रीय राज्य कमजोर स्थिति में आई है तभी जाकर ये कंपनियां हावी हुई है। पिछले साल भी देखो एक क्वेश्चन आप लोगों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट नोट में है शायद। जैसे आपका पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप इस मत से सहमत है कि कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिण भारत के प्रांतीय क्षत्रपों की आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया। मतलब कि कर्नाटक में जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ है वो दक्षिण भारत के प्रांतीय क्षत्रपों की आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित किया। एक तो दो विदेशी कंपनियां आपकी भूमि पर आकर लड़ रही है और आप मुक्त दर्शक होकर देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप में वह अब शक्ति नहीं रह गई कि आप उसे रोक पाओ, आपके अथॉरिटी में का डिक्लाइन हुआ है। दूसरा, या आपकी संप्रभुता का ह्रास हुआ है। दूसरा कि जब आपने रोकना चाहा तो खुद पिट गए। और तीसरी बात यह है कि स्वयं आपकी कमजोरी का, जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, वो दोनों द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखोगे मुद्दा कहाँ का रहा है, हैदराबाद और कर्नाटक का रहा है। दोनों जगह पर उत्तराधिकार का संकट उपस्थित है, जिसका फायदा फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी ने उठाया। तो ये जो पतन हुआ है उस पतन को दिखाना, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध से मैं देख रहा हूं कि आपका नॉर्मली क्या होता है कि अब क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कितने हो जाते हैं, मैप तो इसमें है नहीं, तो आप 150 शब्द के 5 क्वेश्चन वो पूछते हैं शुरू के, कंपलसरी क्वेश्चन। अब जैसे रेलवे वाला क्वेश्चन है, यह भी कंपलसरी है, बहुत बच्चे इसको नहीं लिख पाए होंगे तो उनका एक क्वेश्चन कमजोर हो गया होगा। रेलवे पर कुछ लिखे होंगे लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के बारे में लिखे होंगे। प्रायः सामान्यतः बच्चों की इतनी समझ नहीं होती कि वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के काल से लेकर नेहरू के काल तक इकोनॉमी के इंट्रिकेसीज को समझ सके। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व था और आज इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्वतंत्रता के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व हुआ, तो इन इंट्रिकेसीज को समझ सके, इतनी समझ प्रायः बच्चों में होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन बच्चों ने या तो छोड़ दिया होगा जो रेलवे मैन में आपको बताया है, या फिर ये क्वेश्चन अगर उन्होंने किया भी होगा तो ब्रिटिश हुकूमत के समय रेलवे के बारे में लिख दिया होगा और ज्यादा कुछ नहीं लिख पाए होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि उनका ऐसा होता है, टोटल के टोटल क्वेश्चन बच्चे लिख नहीं पाते हैं, फिर भी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो कि भाई हम टॉपर के सिचुएशन में चले जाएं, तो हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा, जैसे इसमें टोटल आप देखो 5 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट हुआ और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का शॉर्ट नोट हुआ। ये सारे विषयों में है, 150 शब्दों का हुआ, सॉरी 150 शब्दों का हुआ ये क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स के। तो ये जो 2 क्वेश्चन आपके हैं वही हो गए 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि 10 बार तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 10 बार शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए। उसके अलावा तब आपका बचता है 2 के बाद 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में 200 शब्द के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका 200 शब्द के 3 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको टोटल 9 क्वेश्चन ये हुए। तो 10 और 9 19 क्वेश्चन आपको टच करना है। और उनके पास कितने क्वेश्चन का विकल्प है देखिए, वो टोटल 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन का मतलब है कि उनका, आप यही गौर करके देखिए, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अब उनको बचते हैं 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 क्वेश्चन। तो उनको सेट करके बैठे हुए हैं 28 क्वेश्चन। वो 28 क्वेश्चन सेट करके बैठे हुए हैं। 6 को 3 से आप 6 क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन टोटल है, तो टोटल 8 क्वेश्चन में आप अगर आपको देखना है तो आप ही बताइए कि उस 8 क्वेश्चन में तो ABC करके हर में 3-3 डालेंगे और 2 क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसमें 5-5 डालेंगे, ए से लेकर ई तक। तो 5-5 10 क्वेश्चन हुआ। अब जो 6 बचा उसमें ABC करके हर में 3 डाला हुआ है, तो टोटल 18 इधर हो गया, 10 उधर, तो 28 क्वेश्चन हुए। अब ये 28 क्वेश्चन उनके पास है तो सभी टॉपिक को स्पर्शित करके चले जाते हैं। तो इसलिए आप 18वीं सेंचुरी में ही पूर्वार्ध उत्तरार्ध लेके हो सकता है 2 क्वेश्चन पाओ। देखो इसमें आपको 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 18वीं सदी में 2019 का लेटेस्ट बता रहा हूं कि आपको एक पहला ही क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा है। वो क्वेश्चन पूछा है, टीपू सुल्तान मैसूर में महत्वाकांक्षी
भूभागीय इरादों वाला एक शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैन्यकृत राज्य के निर्माण का प्रयास कर रहा था। तो एक क्वेश्चन टीपू सुल्तान से पूछा और एक क्वेश्चन मैंने कर्नाटिक वॉर बताया उससे पूछा है। गनीमत है कि अब इसमें कम से कम दूसरा क्वेश्चन 2 ही अभी आपको पूछा है और फिर बाकी दूसरे टॉपिक से ये बढ़ गए। तो मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये 18वीं सदी को हम लोग निपटा लेंगे। इसमें यूरोपीय कंपनियों को दिखाने के लिए थोड़ा मैं आपको यूरोप ले चलूंगा, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको आगे होगा, लेकिन यूरोप में होने वाले परिवर्तनों को थोड़ा बताऊंगा, तभी आप यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन और फिर भारत के संबंध में उनकी नीति, इन सभी को तभी समझ पाओगे जब आप यूरोपीय राजनीति में होने वाले बदलाव को समझ पाओगे। तो कोई बात नहीं है, मैं तुमको क्लास में ही याद करवा दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आप आते हो द्वितीय भाग। अब आपका शुरू होता है उपनिवेशवाद, जो मैं उसके लिए एक डायग्राम भी आगे दूंगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। जैसे मैंने कहा ना, 4 उपखंडों में इसको हमने बांटा है। तो या 4 खंड, या वैसे तो ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने टोटल बांटा हुआ है 8 खंड में, 7 खंड में, लेकिन इस मॉडर्न हिस्ट्री को ही केवल हमने 4 उपखंड में फिर बांटा हुआ है। तो पहला हो गया 18वीं सदी का इतिहास और दूसरा हो गया उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद एक विशेष चीज है। पहले उपनिवेशवाद ही आपको समझना होगा कि उपनिवेशवाद है क्या। किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन से पूछो कि क्या आप हिंदुस्तान में, आप चाहे साम्राज्यवादी इतिहास लेखक से पूछो कि क्या आप भारत में आपने उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था स्थापित की थी, क्या आपने उपनिवेश को स्थापित किया था। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो मानकर चलती है कि उपनिवेश का हित महानगरीय राज्य अथवा मातृ देश के हित के अधीन है। तो यह मानकर चलती है कि अगर आप उपनिवेश बनाते हो तो उपनिवेश को अपने मातृ देश के ट्यूनिंग पर बजना चाहिए। तो ब्रिटिश ये कबूल नहीं करेंगे। ब्रिटिश से पूछोगे अच्छा आपने क्या हिंदुस्तान में आपने उपनिवेश बनाया था, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं बनाया था, हम तो आपकी भलाई के लिए आए थे। हाँ ठीक है, हमारा शासन विदेशी शासन जरूर है, लेकिन हमारी विदेशी शासन का मकसद आपको लूटना नहीं है, आपको मजबूत बनाना है। तो अगर वो सिद्ध करते हैं कि भाई वो मजबूत बनाने के लिए आए थे, तब तो उपनिवेशवाद नहीं था। लेकिन हमारे जो राष्ट्रवादी लेखक हो या मार्क्सवादी लेखक हो या सबाल्टर्न लेखक हो, सभी चीख चीख कर एक स्वर से बोलते हैं कि हाँ उपनिवेशवाद था और भारत को उपनिवेश की तरह यूज किया गया। तो यहां पर मेरा मतलब यह है कि उपनिवेशवाद का मतलब तब फिर उठता है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या है, तो मातृ देश का हित उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन हो। तो मुद्दा उठता है कि भाई ठीक है। दूसरी बात यह है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। आर्थिक संबंध का मतलब यह हुआ कि जैसे उपनिवेश उन्होंने बनाया तो उसके पीछे उनका मुख्य मकसद आर्थिक है, मतलब भारत से वो संसाधन लूटना चाहते हैं। तो मुख्य मकसद आर्थिक है, तो क्या उनका आर्थिक हित सभी कालों में एक रहा? नहीं। जैसे जैसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बदली वैसे वैसे भारत के संबंध में उनकी नीति बदलती गई। जैसे जैसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बदली, भारत के संबंध में उनकी आर्थिक नीति बदलती गई, उनकी आर्थिक नीति बदलती गई। और फिर एक समय ऐसा आया कि मतलब एक समय नहीं, उसको उसी समय कह लें, क्योंकि उपनिवेशवाद को अगर आप परिभाषित करोगे तो परिभाषित करने पर पाओगे कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध था, परंतु उसने राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों को भी प्रभावित करता है। मतलब अगर कोई मातृदेश किसी उपनिवेश के लिए राजनीतिक नीति बनाती है, प्रशासनिक नीति बनाती है, सामाजिक नीति बनाती है और सांस्कृतिक नीति बनाती है, तो नीति स्वतंत्र नहीं होती है। वह नीति उसके आर्थिक हित के अधीन होती है और उसका आर्थिक हित जैसा ब्रिटेन में बदलता है वैसा ही वो भारत के संदर्भ में आर्थिक हित अपनाती है और उस अपने नवीन आर्थिक हित के अनुकूल वो अपनी प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीति भी बदल देती है। तो ये एक इतना सटीक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें आप उपनिवेशवाद को पहले समझोगे कि यह किस प्रकार से ब्रिटिश आर्थिक हित, क्योंकि उनका आर्थिक हित भी बदला है। तो माना जाता है कि जब ब्रिटेन में वाणिज्यिक पूंजीवाद था तो उन्होंने भारत में वाणिज्यिक चरण का उपनिवेशवाद स्थापित कर दिया। जब वहां औद्योगिक पूंजीवाद था तो उन्होंने अपने उद्योगों के कच्चे माल के लिए भारत को लूटा
और भारत के बाजार का अपना तैयार माल भेज के या औद्योगिक उत्पादों को भारत में बेचकर मुनाफा कमाया, और बदले में भारत का जो उद्योग है उसका पतन होता चला गया। और जब उनके यहाँ वित्त का संचय हुआ और पूंजी का वित्तीय पूंजीवाद आया, तो हमारे यहाँ बहुत रकम यहाँ से भेजी निवेश में करने के लिए, वहीं उन्होंने निवेश किया जो उनके अपने आर्थिक हित में था, और बदले में बड़ी राशि भारत से ब्याज के रूप में ले लिए, और अपने पूंजी से पूंजी कमाकर वो भारत से बाहर ब्रिटिश पूंजी लौटी, और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के लिए शोषण किया। तो जैसे जैसे उनका वहां चरण बदला, वैसे ही वैसे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति बदली। तो अगर भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति को समझनी है, ब्रिटिश नीति में बदलाव को समझना है, उनके द्वारा लाए गए एक एक कानून को समझना है, तो आप उनके औपनिवेशिक हित से इसे पृथक करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो मौलिक हमारा और ब्रिटेन का संबंध था वो औपनिवेशिक ही संबंध था, भले ही वो आधुनिकीकरण का कितना भी ढिढोरा पीट ले। ओके, तो अब उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। तो इंपैक्ट पड़ा तो हमारे यहां कुछ बदलाव आया, हमारे यहां रेलवे आया, हमारे यहां टेलीग्राफ लाइन आया। क्या हमारे यहां जैसे जो स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है टूटी, अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। उद्योग तो नहीं बन पाए, लेकिन औद्योगिक वस्तुएं भारत के बाजार में भर गई। कुछ उद्योग आगे चलकर स्थापित हुए हमारे पूंजीपतियों की अपनी पहल पर। फिर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भी लागू की। कुछ लोग पश्चिम के विचारों से अवगत होकर और भारतीय बुद्धिजीवी के रूप में प्रकट हुए। तो कुछ कुछ प्रक्रियाएं जो चलती रही, उन प्रक्रियाओं पर वह यह दावा करेगी कि हमने आपका आधुनिकीकरण किया है और आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इट इज द ब्रिटिश हु कुड कैरी इंडिया ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए उनके मॉडर्नाइजेशन की ताकत और कमजोरी को समझना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश ने जो भारत पर शासन किया उसे भारत को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या नुकसान और फायदा दोनों हुआ, और फिर नुकसान ज्यादा हुआ या फायदा ज्यादा हुआ। तो इसका कभी भी एक वर्जन या एक डायलॉग नहीं हो सकता, इसीलिए हिस्टोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एक डायलॉग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में क्या होता है, मतक नहीं होता है। यू विल नॉट अंडरलाइन एनी सॉर्ट ऑफ कंसेंसस। अगर कंसेंसस हो जाएगा ह्यूमैनिटीज पेपर में तब तो फिर सब्जेक्ट का डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ह्यूमैनिटीज में वैसा कंसेंसस नहीं देखोगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि जब हम उपनिवेशवाद पर आए तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और राजनीतिक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति पर उसका प्रभाव, फिर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए फिर वाणिज्यिक चरण। तो 1700 राजनीतिक घटनाक्रम और गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर अर्ल ऑफ मिंटो आपके सिलेबस में 1765 1813 तक, आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल मराठा संबंध, ये सब दूसरे पार्ट में। प्रशासनिक नीति में वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये पहला, जैसे 3 चरण में हम उपनिवेशवाद को भी 3 चरण में बांटा है और सारे टॉपिक को हमने रखा हुआ है आपके सिलेबस का। ये आपका सिलेबस एक हमारे जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया उसमें यूपीएससी जो सिलेबस जिस तरह से रखा हुआ है वही है। उन्हीं टॉपिक को लेकर हमने आपको एक सिस्टम में रिफॉर्मुलेट कर दिया है। तो ये मेरा रिफॉर्मुलेटेड टॉपिक है, क्योंकि आगे पीछे हमने उसको क्रमबद्धता से रख दिया है और इसी क्रमबद्धता में हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपकी समझ विकसित हो। तो अब अगर उपनिवेशवाद पर आए तो पहले वाणिज्यिक चरण पर आएंगे, और वाणिज्यिक चरण जो आपका है वह है 1765 से 1813 तक। तो पहले चरण में हमने 1765 से 1813 तक के टॉपिक को ही चुना है, उसका आगे का टॉपिक हमने नहीं चुना है। तो हम यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम और गवर्नर जनरल में यहाँ हम रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करते हैं और अर्ल ऑफ मिंटो तक जो महत्वपूर्ण जो भी वॉर हुए हैं और जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं और किन किन राज्यों के साथ संबंध हुए हैं, और उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन राजनीतिक इतिहास का यही हमारा निपटा लेना है। तब फिर हम आ जाएंगे प्रशासन पर। तो प्रशासन में भी फिर वही बात होगी कि रॉबर्ट क्लाइव के समय से लेकर अर्ल ऑफ मिंटो तक जो भी प्रशासनिक सुधार हुए हैं उसमें आपको वारेन हेस्टिंग्स के सुधार,
और लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उन सारे प्रशासनिक सुधार और बंदोबस्त को, जिसमें आपका अस्थायी बंदोबस्त वगैरह सारे टॉपिक इसी के अंदर आ जाएंगे प्रशासनिक में। तब हम आएंगे आर्थिक नीति में। तो आर्थिक नीति में धन की निकासी का उद्भव इसी समय शुरू हुआ है, जब ब्रिटिश ने भारत के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से असमान आर्थिक संबंध थोप दिया है। तो यहाँ और बंगाल के शिल्पियों पर ब्रिटिश कंपनी के शासन का दुष्प्रभाव आया है। तो ये इसके आर्थिक प्रभाव इस काल में केवल 1813 तक, 1813 के बाद फिर सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए केवल आप याद रखना 1765 से 1830 तक हम आपका कवर कर रहे हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब आर्थिक नीति के बाद धन की निकासी का उद्भव तथा बंगाल के शिल्पियों पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण, उसको हम कवर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएंगे सामाजिक सांस्कृतिक नीति पर। तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति में वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में ब्रिटिश ने हमारे यहाँ समाज सुधार में रुचि नहीं ली, क्योंकि वाणिज्यिक पूंजीवाद की जरूरत नहीं थी कि वो भारत में किसी प्रकार का सुधार और परिवर्तन को पहल करते। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सुधार की पहल नहीं की। तो इसलिए इस समय देखोगे कि अधिकतर चिंतक जो हिंदुस्तान में आए और वो प्रभावी रहे, उन चिंतकों को कहा गया प्राच्यवादी। तो यही प्राच्यवादी चिंतक ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे केवल प्राच्यवादियों की चर्चा आपको मिलेगी। फिर इसके बाद तुम आ जाते हो औद्योगिक चरण में। तो उपनिवेशवाद का हम दूसरे चरण पर पहुंच जाएंगे और वो चरण होगा 1813 से 1858 तक। अब फिर एक बार हम सारी नीति को दोहराएंगे कि आपकी राजनीतिक नीति क्या है। तो राजनीतिक नीति होगी साम्राज्यवादी विस्तार। अब यहाँ पर राजनीतिक नीति में लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर डलहौजी तक जितने गवर्नर जनरल आए, उन्हें जितने वॉर लड़े, जितनी संधियां की, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, डलहौजी के जितने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, या विलियम बेंटिक की पॉलिसी हो, या हार्डी की पॉलिसी हो, एंग्लो सिख वॉर हो, अफगान अभियान हो, सिंध विजय हो, ये सारे टॉपिक्स इसी में हमें कवर करना है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को कवर करना है। फिर हम लोग प्रशासनिक पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ 1813 और 1858 के बीच उन्होंने जो नई प्रशासनिक नीतियां अपनाई हैं, जैसे वह उनके औद्योगिक पूंजीवाद, क्योंकि अब तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पर आ गए ना, तो वहां पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का जिस समय इंटरेस्ट बदला, तो भारत के संबंध में आर्थिक नीति बदली, और आर्थिक नीति बदलते ही उनकी प्रशासनिक नीति भी बदल गई। अब आर्थिक नीति क्या बदल रही है? तो आर्थिक नीति में भारत का उपयोग अब ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में करने के लिए उठाए गए कदम। तो वहां पर अब रेलवे बनाएंगे, टेलीग्राफ बनाएंगे, डाक विभाग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे। आप देखोगे कृषि का व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देंगे, व्यावसायिक खेती को, और उसी में आप देखोगे कि उसका प्रभाव होगा, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा, किसान भूमिहीन होते जाएंगे, छोटे किसान, कृषक मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, ग्रामीण निरक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण गरीबी बढ़ेगी, अकाल की घटनाएं होंगी। तो ये सब इसका इसेंशियल इंपैक्ट होगा जो वो नीति अपनाएंगे। लेकिन वो सब जो परिवर्तन लाएंगे, आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था बनाएंगे, व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन देंगे, तो उसी पर वो क्लेम करेंगे कि हमने इंडिया को मॉडर्नाइज किया। आपको मूल्यांकन करना है कि उनका यह दावा कहां तक सही है। तो आर्थिक नीति में आ जाओगे। फिर सामाजिक नीति में अब चूंकि औद्योगिक पूंजीवाद आ गया, भारत का विकास उनको अब ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना है। तो जानते हैं कि तब तक भारतीय हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे जब तक उन परंपरागत ढांचे से नहीं निकलेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, समाज सुधार में रुचि दिखानी शुरू कर दी, समाज सुधार के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए, और यहीं पर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और इस प्रकार से समाज सुधार में उन्हें रुचि दिखाई। और इस काल में चिंतक भी जो आए वह भी वो चिंतक उदारवादी और उपयोगितावादी चिंतक कहलाए। पहले जो चिंतक थे वो प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी मानते थे कि भारत को भारतीयों के अनुसार शासन होना चाहिए, भारतीय रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर शासन होना चाहिए। अब जो उदारवादी और उपयोगितावादी विचारधारा आई, उसने सिद्ध करने का प्रयास किया इस विचारधारा ने कि नहीं, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है, और चूंकि भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है, इसलिए हमें सुधार और परिवर्तन करने की जरूरत है। तो अब नई आवश्यकता के अनुकूल चिंतकों का एक नया वर्ग आ गया। तो इससे जुड़े हुए जितना क्वेश्चन है हम लोग साथ साथ करते चलेंगे, क्योंकि आप तो जानते हो कि मैं बोर्ड वर्क करवाता रहूँगा और आप भी हमारे साथ साथ नोट डाउन करते रहोगे, नहीं तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे विषय वस्तु के साथ। तब इसके बाद वित्तीय चरण पर आ जाओगे। तो वित्तीय चरण में आपके सिलेबस को मैंने उसी तरह से डाला है कि आर्थिक नीति
में बदलाव, ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद की जरूरत के अनुकूल, भारत को अधिक से अधिक ब्रिटिश निवेश के लिए खोलना, धन की निकासी, गृह व्यय, आधुनिक उद्योगों की स्थापना में बाधाएं तथा भारत के संदर्भ में ब्रिटिश औद्योगिक नीति। ये मैं यहाँ पर आर्थिक नीति में बदलाव। फिर राजनीतिक नीति में अब 1857 का विद्रोह भी हो जाएगा तो आर्थिक नीति में भी बदलाव, राजनीतिक नीति में ही बदलाव आएगा। और वह नीति में बदलाव क्या होगा कि पहले वो क्या करते थे कि जब औद्योगिक चरण में आए थे, मैं आपको बताऊंगा रेगुलर क्लास में, तो 1813 और 1858 के बीच उनकी नीति रही थी कि जितने अधिक से अधिक राज्य को हड़पो, भारतीय राज्यों पर कब्जा करो ताकि वहां पर अपनी वस्तुएं बेच सके और वहां से कच्चे माल प्राप्त कर सके। कारण यूरोप में औद्योगिक पूंजीवाद या औद्योगिकरण हो रहा था। तो ब्रिटिश औद्योगिकरण की जरूरत के अनुकूल कारण यह है कि इसलिए जितना भारत को लूट सकते हो लूटो, जितना यहां से कच्चे माल प्राप्त कर सकते हो करो, और भूभाग पर कब्जा, इसके लिए भूभाग पर कब्जा करो। अब उनको लग रहा है कि नहीं, भूभाग पर कब्जा करने में लेने के देने पर गए, 1857 का रिवोल्ट हो गया। तो अब 1858 के बाद उनकी नीति वहां पर बदलती है और प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल देते हैं। तो राजनीतिक नीति में यहाँ पर बदलाव भी दिखाएंगे, गवर्नर जनरल की नीति में क्या क्या परिवर्तन है। और फिर प्रशासनिक नीति में आएंगे तो फिर ब्रिटिश अब जो प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं उसके अब दो लक्ष्य है। एक तो भारत का हम भरपूर उपयोग भी कर सकें, लेकिन दूसरा 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति भी ना हो। तो वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो इस काल में जो प्रशासनिक सुधार है वो इसी उद्देश्य से प्रेरित है। तो यहाँ पर तुमको स्पष्ट कर देंगे। सामाजिक नीति में जो वो समाज सुधार कर रहे थे अब डर गए 1857 के रिवोल्ट के बाद, तो उन्होंने जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई वो दिखाएंगे। अब भारतीय राष्ट्रवादी जब उन पर दबाव डालते थे बहुत ज्यादा, तभी वो समाज सुधार के लिए आगे आते थे, नहीं तो समाज सुधार में रुचि भी नहीं दिखा रहे थे। सांस्कृतिक नीति थी कि वो भारतीयों को बर्बर करार देना शुरू किया, असभ्य करार देना शुरू किया कि 1857 के महाविद्रोह के मध्य भारतीयों को बर्बर रूप में चित्रित किया गया, जबकि ब्रिटिश ने उनकी तुलना में अधिक बर्बरता दिखाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश एक नस्लवादी विभाजन आ गया और ब्रिटिश ने जानबूझकर भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव करना शुरू किया। तो ये सब चीज को हम देखेंगे। अब उसके बाद तुम आ जाओगे स्टूडेंट्स में राष्ट्रवाद पर, जो तुम्हारा तीसरा उपखंड होगा। राष्ट्रवाद वाला बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें आपको मतलब देखो, अब लंबा का मतलब ये है कि सबको तोड़ के मैंने कर दिया, परंतु आपको मजा आएगा, इसलिए कि सब एक दूसरे से इतना जुड़े हैं कि जैसे मूवी देखते हो तो एक सीन के बाद आपको जिज्ञासा होती है, अच्छा आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। उसी प्रकार से जब इसको आप देखोगे तो आपको स्वाभाविक जिज्ञासा होगी। तो हम राष्ट्रवाद को यहाँ आपको समझाएंगे, राष्ट्रवाद को परिभाषित करेंगे। और राष्ट्रवाद के भी दो रूप आप जानोगे, एक को बोलते हैं आद्य राष्ट्रवादी और दूसरे को बोलते हैं आधुनिक राष्ट्रवादी। एक का नाम आता है आद्य राष्ट्रवादी और दूसरे का नाम है आधुनिक राष्ट्रवादी। तो जो आद्य राष्ट्रवादी है, प्रोटो नेशनलिस्ट, तो प्रोटो नेशनलिस्ट का उदाहरण आपको है कि जैसे 19वीं सदी में जनजाति और किसान आंदोलन, 1857 का महाविद्रोह है या सिपाही विद्रोह बनाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। तो जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 का महाविद्रोह, इनको हमने रखा है आद्य राष्ट्रवादी मूवमेंट में। दे आर प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट। फिर दूसरा आता है आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव। अब व्हेनेवर वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव, द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, तो इसमें 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण है। इसमें राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद, महिलाओं की दशा तथा जाति चेतना का उद्भव, श्री नारायण गुरु, पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर फराजी बहावी आंदोलन। मतलब पहले हम आपको आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन बताएंगे। आद्य राष्ट्रवादी कहते हैं जो पूरी तरह भी राष्ट्रवादी नहीं हो, जो अभी प्राचीनता से ढका हुआ है। और तब हम आ जाएंगे आधुनिक राष्ट्रवादी पर। आधुनिक राष्ट्रवादी से मतलब यह हुआ इस मूवमेंट का कि हम जहां से 19वीं सदी में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन होगा, तो ये समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक तुम्हें कवर करूंगा। जितने मूवमेंट है, महिलाओं का मूवमेंट है, जाति मूवमेंट है, सबको इसमें कवर करूंगा, क्योंकि यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसको आधुनिक राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ा जाता है वो अभी मैं तुम्हें क्लियर करूंगा। फिर यहां से हम बढ़ जाएंगे।
फिर आधुनिक पत्र पत्रिकाओं, मातृभाषा साहित्य, इन सब का विकास हम लोग देखेंगे। ये भी देखना जरूरी है क्योंकि ये भी आधुनिक राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई चीज है। और तब आ जाओगे आधुनिक राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभिन्न चरणों को पार करते हुए चले जाओगे। उसमें चाहे वो जीएस का बच्चा हो, ऑप्शनल का बच्चा हो, ऑप्शनल और जीएस में फर्क क्या होता है कि जीएस में आपके सिलेबस का एक समझ चाहिए और ऑप्शनल में आपको वर्टिकली अंदर जाकर पढ़ना पड़ता है। जीएस में ओरिजेंटली से ही काम चल जाता है, तो जीएस में तो बहुत कम जाने से काम चल जाता है। हालांकि क्वेश्चन वहां भी स्टैंडर्ड होते हैं, परंतु ओरिजेंटल बेस्ड मतलब नॉलेज तुम्हें चाहिए। यहाँ पर वर्टिकल बेस्ड चाहिए, एक टॉपिक के अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सबको पहले सेगमेंट में बांट दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का। जैसे पहला सेगमेंट हम इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेज ले लेंगे, यानी 1885 से 1907 ले लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सेगमेंट 1907 से हम बना लिया 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच 1914 से 19 तक का एक सेगमेंट बनाते हैं। और उसी में दिखाना है राष्ट्रवाद का कैसे प्रगति हो रही है और संप्रदायवाद की प्रगति भी कैसे हो रही है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता और विभाजन तो साथ साथ मिलेगी। तो इसलिए फिर हम 1919 से आएंगे तो अब गांधी का आगमन 1920 से एक बना देते हैं 1924 तक, और 1924 के बाद फिर हम लोगों को कवर कर लेना है 1929 तक, जबकि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव आएगा, विश्व आर्थिक मंदी आएगी, फिर स्वतंत्रता का अर्थ भी बदलेगा, आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाएगा। फिर 1929 से हम 1935 तक ले जाएंगे, जिसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह आ जाएगा। 1920 से ही मास मूवमेंट का एरा गांधी के समय शुरू हो जाएगा। और हर क्षेत्र में हमको जनजातीय किसान का भी भूमिका देखनी है, हमें मतलब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी करंट देखना है, हमें समाजवाद वामपंथ का भी करंट देखना है, हमें संप्रदायवाद का भी करंट देखना है। मतलब कोई करंट को छोड़ना नहीं, युग के साथ हमें एक फेज के साथ आगे बढ़ते रहना है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आ जाएगा। 1935 से हम लोग शुरू करेंगे और चले आएंगे हम लोग 1935 से हम लोग 1942 तक चले आएंगे। तो कैसे कांग्रेस की सरकार डिजाइन करेगी, किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को बेलिजरेंट नेशन घोषित किया जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पर जाके भारत छोड़ो आंदोलन तक इसको समाप्त कर देंगे। फिर आपका आता है 1942 से एक हम लोग बनाते हैं 1935 से 1939, फिर बनाते हैं दूसरा 1939 से 1945, और 1945 के बाद तब लास्ट में बनाएंगे 2 वर्ष 1945 से 1947। तो इस तरह से आपका इतना बढ़िया आपका ये तैयारी हो जाएगी इस खंड की कि आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। फिर हम लोग स्वतंत्रोत्तर भारत में चलेंगे। इसमें हमारी महत्वाकांक्षी योजना ये है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जरूरत तो पूरी हो ही जाए। जैसे देखो वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में, कई बार आपको खुद पता करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे देखो अब इस साल 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा है, कई बार 2-2-3 भी पूछ लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज के प्रारंभ किए जाने से ग्रामीण भारत के कल्याण को प्रोत्साहन कैसे मिला है। मैंने कैसे मिला है, मतलब ये नहीं है कि मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट का नाम सुना होगा, आपने शायद पढ़ा होगा दूसरी इकोनॉमी वगैरह में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज के प्रारंभ किए जाने से ग्रामीण भारत के कल्याण को प्रोत्साहन कैसे मिला है। हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पंचायती राज प्रमोट वेलफेयर ऑफ द रूरल इंडिया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसका मतलब है कि उसका मूल्यांकन आप केवल उस युग को नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस युग तक आ रहे हो। तो ये है यूपीएससी के क्वेश्चन का ट्रेंड। सिलेबस में वो 1964 तक लिख रहे हैं, लेकिन आपसे वो पूछ रहे हैं कि भारत में पर्यावरण आंदोलन, आप पीछे देखो पर्यावरण संकट से, और पर्यावरण संकट सिलेबस में दिया हुआ है। तो 64 तक तो संकट हुआ ही नहीं। पहली बार तो 1966 में जब साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी गई तो धीरे धीरे वर्ल्ड में कॉन्शसनेस आया, और उसके बाद जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ पहला पर्यावरण पर 1970 के दशक में, तो फिर स्टॉकहोम सम्मेलन में आकर तब पर्यावरण के संबंध में सजगता ही आती है। 1964 तो पर्यावरण के संबंध में न किसी का ध्यान गया हुआ है और न कोई संकट उपस्थित हुआ, और 1970 के दशक में ही भारत में पहला आता है जिसको चिपको मूवमेंट कहते हो। तो चिपको मूवमेंट प्रकट हुआ है। तो अब इससे पहले तो उसका कोई कॉन्शसनेस नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि 10 प्रमुख पर्यावरण संकटों
और पर्यावरण आंदोलन पर क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका मतलब 1980 तक बढ़ के पर्यावरण आंदोलन देखना पड़ा। इसमें देख रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज का मूल्यांकन आपको करना है 2019 में, वह आज के परिप्रेक्ष्य तक आकर करना है। तो इसलिए देखो, पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत आवश्यक है आपको हर विषय में। हर विषय में अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रखते हो, कोई भी, हिस्ट्री ही नहीं, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, सोशियोलॉजी वाले हैं, सबको जरूरत पड़ेगी। और बिना इतिहास के कोई नहीं चल सकते। आपका जनरल स्टडीज है वो बिना हिस्ट्री के सपोर्ट के नहीं चल सकता। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर तो एक तो आपको जो टॉपिक सिलेबस में दिया है उसको तो हमने कर ही दिया है कि एक औपनिवेशिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज, एक भारत का विभाजन और संप्रदायवाद का प्रभाव। क्योंकि अब आपके सिलेबस में भारत के विभाजन के कारण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भारत के विभाजन का प्रभाव। उस पर कई लेटेस्ट बुक आ गई है, उस बुक में कई प्रकार के लेटेस्ट अप्रोच आ गए हैं। आई विल जस्ट डिस्कस विथ यू बुक और अप्रोच के बारे में। तो भारत का विभाजन एवं संप्रदायवाद का प्रभाव हो गया। फिर एक औपनिवेशिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज के रूप में गठन, मतलब संविधान निर्माण तथा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक चुनाव। मतलब एक औपनिवेशिक समाज है, उसका प्रजातांत्रिक समाज के रूप में गठन कैसे हुआ? संविधान निर्माण तथा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक चुनाव। मतलब 1951-52 में हम चुनाव बता देंगे, उससे पहले भारत का विभाजन संप्रदायवाद का प्रभाव बता देंगे, प्रजातांत्रिक संविधान निर्माण बताएंगे, प्रथम आम चुनाव कवर करेंगे, फिर भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, तो देशी रियासतों का विलय, इसमें पटेल की भूमिका आदि का हम लोग व्यापक मूल्यांकन करेंगे। फिर भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण में कृषि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार योजना, जमींदारी उन्मूलन, भूदान आंदोलन, भूमि हदबंदी, कानून की विफलता, आर्थिक आयोजन, भारत का औद्योगिकरण, पर्यावरण से संबंधित मुद्दा। तो हम इस इकोनॉमी वाले जो मुद्दा, चाहे संविधान का ही मुद्दा क्यों न हो, उसको हम कोशिश करेंगे आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक झलक दे दूं। इकोनॉमी वाले में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आकर झलक दे दूं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप कुछ जनरल स्टडीज का ये पार्ट भी आपकी समझ में और बेहतर ढंग से आ जाए। फिर सामाजिक नीति, तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उत्थान के लिए उठाए गए कदम, चुनावी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों की भूमिका, महिलाओं का उत्थान तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित नीति, तो इनको हम डील करते। फिर भारत की विदेश नीति 1947 से 64, तो पड़ोसी देशों के संबंध में नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दोनों महाशक्तियों से भारत के संबंध, एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक विदेश नीति की भी थोड़ी झलक मिले, जिसको आप इंडिया एंड द वर्ल्ड कहते हो। तो इस प्रकार से हम ले चलेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा एक झलक, ये तो मैंने सिलेबस को आपको एनालाइज किया, और सिलेबस को एनालाइज करने के बाद तो मैं कुछ और पहलू आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कई तरह की इंट्रिकेसीज का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आप जब इस तैयारी को आगे बढ़ाते हो तो आपको आपकी समझ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हम चाहेंगे कि वो आपके बेहतर हो। तो आप इस तरीके से पहले सिलेबस को आपने एनालाइज किया। अब हम आपको जो ले चलेंगे, हालांकि जो जनरल स्टडीज के बच्चे हैं उनको भी हम डायग्राम बताते हैं, चेंजेस के थ्रू ही उनको भी समझ देते हैं। उन्हें तो और भी समझ में नहीं आएगी अगर चेंजेस नहीं समझेंगे। आप लोगों को उसमें वर्टिकल डाइव डीप लेना है, हिस्टोग्राफी का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। उन लोगों को हिस्टोग्राफी के नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, हल्के फुल्के केवल चेंजेस के नॉलेज से काम चल जाता है। आप लोगों को समझ ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि देख रहे हो क्वेश्चन का जो रेंज है वो काफ़ी होता है, और उसमें क्वेश्चन के टाइप भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपका कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं टॉपिक को टच कर देते हैं, क्योंकि उनके पास तुम जान रहे हो 28 क्वेश्चन के विकल्प है मॉडर्न हिस्ट्री में, और आपको उसमें लिखना है टोटल कितने, 19 क्वेश्चन लिखना है। तो अब उसमें एक दिक्कत है कि आप कहोगे कि भाई ठीक है, हम एक किसी पार्ट को हम छोड़ देंगे, तो आप उस पार्ट को छोड़ोगे तो उसमें एक चुनौती आपको आएगी। जैसे आप अगर ABC में आप चल रहे हो, तो ये केवल हिस्ट्री की बात नहीं, सारे ऑप्शन में उन्होंने यही किया है 2013 के बाद, क्योंकि उनकी 2013 के बाद यूपीएससी की अपेक्षा ही स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे देखो, अब आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें ABC में वो डालते हैं, तो कई बार देखोगे यार किसी क्वेश्चन में A और B आप जान रहे हैं तो C नहीं, और C जान रहे हैं तो B नहीं। तो ऐसे में तो कोई भी आपको किसी भी एक क्वेश्चन को लिखना है तो पूरे ABC तीनों लिखना है उससे। ऐसा नहीं कि आप किसी से AB किसी और से लिख दिया, C किसी और से, ऐसी सुविधा रहती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, फिर तो गेस वर्क वहां भी हो जाता।
तो इसलिए गेस्ट वर्क इसमें होता नहीं है, आपको सिलेबस कवर करना पड़ता है और ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका 64 में सिलेबस समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक ला देता हूँ जनरल स्टडीज़ के लिए। तो मुझे तो लगता ही नहीं कब यात्रा समाप्त हो गई, लगता है कितनी सुखद यात्रा है। अब इसको हम आपको डायग्राम बना देंगे तो और आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगी। पहले हम हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी आपको 2 पार्ट में बांट कर कवर कर देंगे। अब हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी जब हम 2 पार्ट में बांट कर कवर कर देंगे तो आपको सुविधा यह होगी कि पहले आप फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को समझ पाओगे। उसमें मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ है, उत्तराधिकारी राज्य आए हैं, विद्रोही राज्य आए हैं, मैं मानचित्र में आपको दिखाऊंगा। फिर आपको उसका मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि उसमें कुछ मुद्दे उभर कर आते हैं। क्योंकि अब एक समय था, आप समझ सकते हो, जो पुरानी हिस्टोग्राफी है वो मानते थे कि जो बड़े साम्राज्य होते हैं वो प्रगति का द्योतक होते हैं। जैसे बड़े साम्राज्य जितना बड़ा होगा उतना ही प्रगतिशील होगा, और जो छोटे राज्य होते हैं, कोई साम्राज्य विघटित होता है और फिर छोटे छोटे राज्य आते हैं तो वो पतन का कारण है। तो अब वो धारणा बदल गई है, क्योंकि अब तो प्रजातांत्रिकरण का युग आ गया है और देखा गया कि भाई आप पूरे महाद्वीपीय आकार वाला साम्राज्य तो भारत में, क्योंकि भारत का आकार तो उपमहाद्वीप है लेकिन है महाद्वीपीय, तो इतने बड़े क्षेत्र में एक बड़े साम्राज्य को बनाना हमेशा मुश्किल रहा, विशेषकर इसलिए कि भारत में भौगोलिक जलवायु संबंधी सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक रही। तो बहुत कम ऐसे युग हुए हैं जिसमें साम्राज्य आए हैं। जैसे आप देखो ना, पहले मगध साम्राज्य, फिर मौर्य साम्राज्य अखिल भारतीय हुआ, तो मौर्य साम्राज्य विघटित हुआ, तो फिर आगे गुप्तों ने कोशिश की लेकिन उनका साम्राज्य कोई बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, और फिर हर्षवर्धन तो दक्षिण आने में ही विफल हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश शुरू की तो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह अखिल भारतीय साम्राज्य बना, लेकिन फिर उसी के साथ विघटित भी हो गया। तो फिर मुगल आए, तो मुगल में औरंगजेब सुदूर दक्षिण तक लाया, तो फिर मुगल साम्राज्य विघटित हो गया। तो ऐसे तो इतिहास में 4-5 साम्राज्य ही रहे हैं, अगर तुम देखोगे कुल मिलाकर 3-4 जो अखिल भारतीय पहुंच उन्होंने बना रखी है। तो इसलिए माना जाता है कि नहीं, क्षेत्रीय राज्य कोई पतन का द्योतक नहीं है। विशेषकर अगर कोई क्षेत्रीय राज्य होता है तो कम से कम क्षेत्रीय संस्कृति को, क्षेत्रीय समुदाय को संरक्षण देता है। तो इसे साम्राज्य से बढ़िया अगर सक्षम छोटे छोटे राज्य हों तो भी चलेगा। तो इसलिए अब धारणा बदल गई है, तो अब 18वीं सदी को राजनीतिक पतन का काल नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से पहले माना जाता था ये आर्थिक संकट का काल है। अब कहा जाता है अरे आर्थिक संकट क्या, यूरोपीय व्यापार के कारण भारत में इतनी बड़ी मात्रा में चांदी आ रही है, कैश क्रॉप्स का प्रचलन बढ़ रहा है। और जहाँ तक संस्कृति का सवाल है तो मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में बताया था लास्ट में कि भले ही मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ है, परंतु मुगल संस्कृति क्षेत्रीय स्तर तक फैल रही है। तो ये पतन का काल क्यों, इसको हम पूर्व आधुनिक काल माने। तो धारणा बदल गई। अब जो 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में आते हो तो देखते हो कैसे यूरोपीय कंपनी और किन परिस्थितियों में वो धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बन गई। पहले तो आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल हुआ। पोर्चुगीज पहले आए तो ब्रिटिश डच ने उनको खदेड़ दिया, फिर ब्रिटिश डच में प्रतिस्पर्धा हुई तो डच दक्षिण पूर्व एशिया में सेटल कर गए और ब्रिटिश इंडिया और श्रीलंका आदि में। और फिर जब फ्रेंच आए सबसे लेट कमर, तो चूंकि फ्रांसीसियों का संघर्ष पहले से ही हो रहा था वहां, आप समझ सकते हो कि फ्रांसीसियों का ग्लोबल स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ फ्रेंच साम्राज्य का संघर्ष हो रहा था। तो भारत में जो उनका संघर्ष हुआ वो भी उस बृहद संघर्ष का हिस्सा था। तो अब दोनों के बीच संघर्ष होगा, कर्नाटिक वॉर होगा, ब्रिटिश आगे निकल जाएंगे और ब्रिटिश फिर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होंगे। तो आप पलासी बक्सर वगैरह देखते चले जाओगे क्या परिस्थितियां होंगी। और फिर बक्सर के युद्ध के बाद कैसे एक लैंडमार्क बनता है, क्योंकि अब तक ब्रिटेन, अब तक जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ब्रिटेन से सोने और चांदी लाता था, तो फिर भारत में अपनी वस्तुओं की खरीद करता था। अब वो भारतीय धन से ही भारतीय वस्तुओं की खरीद शुरू कर दी। तो वहां तक तुम आए तो 18वीं सदी का इतिहास तुम्हारा पूरा हो जाएगा। फिर तुम इस डायग्राम को फॉलो करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा आ जाएगा उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद में चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, तो उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु वह राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता चलता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब क्या है कि अब हम तुमको इतना सुगम ढंग से कॉन्सेप्ट सेट कर देंगे दिमाग में, क्योंकि उपनिवेशवाद में तुम जान रहे हो कि मातृ देश का उपनिवेश के संबंध में कोई खास हित होगा।
तो जब मातृ देश का उपनिवेश के संबंध में कोई खास हित होगा तो उस हित के अनुकूल मातृ देश कौन होता है? जो उपनिवेश बनाता है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अपने हित के अनुकूल भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाएगा या भारत के संबंध में एक विशिष्ट आर्थिक नीति अपनाएगा। तो उसकी अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं है। पहले वहां पर वाणिज्यिक पूंजीवाद था, फिर औद्योगिक पूंजीवाद आया, फिर वित्तीय पूंजीवाद आया। तो जो वहां पूंजीवाद है वो भारत के संबंध में उपनिवेशवाद है, क्योंकि वाणिज्यिक पूंजीवाद में वो उम्मीद करेंगे कि हम भारत का उपयोग ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के हित में करें, तो भारत के संबंध में जो औपनिवेशिक नीति आएगी वो वाणिज्यिक चरण की औपनिवेशिक नीति आ जाएगी। इसलिए तुम देखते हो, यहां पर देखते हो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण 1757 to 1830। तो अब उपनिवेशवाद मूलतः आर्थिक संबंध है। तो पहले हमको देखना होगा कि भाई इस चरण में ब्रिटिश का भारत के संबंध में आर्थिक हित क्या है। तो पता चलेगा कि अरे बक्सर के युद्ध के बाद जब बंगाल की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को मिल गई तो ब्रिटिश कंपनी का भी एक ही हित है कि अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। तो वो चाहता है कि भारत से सिर्फ हम राजस्व की वसूली करें, उस धन से भारतीय वस्तुओं को खरीदें, ब्रिटेन में और यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाएं, शेयर होल्डर्स में वितरित हो और चैन से रहें, और अधिकारी भी अपना कुछ निजी लाभ करें इंडिया में। तो बड़ा सीमित हित है। तो उनकी राजनीतिक नीति भी उसी के अनुकूल होगी, उनकी प्रशासनिक नीति भी उन्हीं के अनुकूल होगी, सामाजिक नीति भी उसी के अनुकूल होगी, और सांस्कृतिक नीति भी उसी के अनुकूल होगी। तो पूरे 1813 तक हम सब नीति को स्ट्रक्चर बनाकर, उस स्ट्रक्चर से जोड़कर क्वेश्चन कवर कर हम आपको सीधा क्लास में ही याद करवा देंगे इश्यूज। ये इतना कारगर रास्ता है कि जिसमें कोई भी नजर से आप, जैसे आप पढ़ते हो अपने घर में, तो आप जैसे आप पुस्तक उलटते हो, रीडिंग करते हो, तो रीडिंग में पहले देखते हो कि भाई यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, फिर कंपनियों के बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगते हो, फिर देखते हो कैसे कैसे ब्रिटिश कंपनी का कर्नाटिक वॉर हुआ, फिर वहां भी ढेर सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगते हो। फिर उसके बाद आप देखते हो कैसे ब्रिटिश कंपनी आगे बढ़ी, फिर पलासी और बक्सर आते हो, फिर वहां पर दीवानी मिली, वो सबको आप डेटा के रूप में लेते जाते हो। तब आते हो सीधा कॉर्नवालिस में आ जाते हो, तब आते हो वारेन हेस्टिंग्स, फिर वारेन हेस्टिंग्स के बाद आते हो कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस में आते हो तो अस्थाई बंदोबस्त पढ़ते हो, फिर वहीं पर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी भी पढ़ने लगते हो। फिर उसके बाद तुम आते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहुंच जाते, लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर मराठा वॉर वगैरह पढ़ने लगते हो, फिर वहां से विलियम बेंटिक आ जाते हो, विलियम बेंटिक और डलहौजी आ जाते हो, फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति आ जाते हो, ब्रिटिश आर्थिक नीति के बाद 1857 के महाविद्रोह तक पहुंच जाते हो। तो तुम एक तरह से जो पढ़ते हो, तो माय स्टूडेंट्स तुमको ऐसा लगता है कि हम तथ्यों का संचय कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के तथ्यों के संचय से विषय में कमांड नहीं होगा, विषय में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तथ्यों का संचय पर्याप्त नहीं है, आपको तथ्यों को सुगम तरीकों से डालना है, उसको एक सिस्टम बना के दिमाग में डालना होगा। तो इसमें आपका पूरा सिस्टम बन के डलेगा। यहां पर केवल तुम अस्थायी बंदोबस्त की चर्चा प्रशासन में करोगे, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी वाणिज्यिक पूंजीवाद की सच्चाई नहीं है, वो औद्योगिक पूंजीवाद की सच्चाई है। तो अब दूसरे चरण में जब औद्योगिक पूंजीवाद आएगा तो भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति बदलेगी, उसी के अनुसार राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति सभी बदलती चली जाएगी। तो अगर यहां पर हमें कोई कुछ लिख रहे हैं तो हमारा ध्यान यहां होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अगर सांस्कृतिक नीति है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं इस नीति से। अब देखो, मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे हमारी समझ अगर बेहतर होगी तो मैं एक उदाहरण बताता हूं। क्वेश्चन का अब जैसे देखो, पलासी का वॉर ही है, तो पलासी के वॉर में ही आपको कितने तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है कि वो कहते हैं कि पलासी का युद्ध 1757 ने इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया था। तो पलासी का युद्ध ने इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया था। इसको परीक्षण करना है। तो अब 1757 के बाद किस प्रकार से पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश की भारत में सर्वोच्चता
स्थापित होने लगी, कैसे उसने बैकग्राउंड तैयार कर दिया आगे के विजयों का, कैसे ब्रिटिश आगे बढ़ते चले गए। तो इसी पलासी के युद्ध पर ये एक दृष्टिकोण को अपना कर ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पलासी के बाद फिर बक्सर, और इसने सफलता, हालांकि धोखे से जीता गया था परंतु ब्रिटिश को इसका लाभ मिला। लेकिन ठीक तुम 2014 में पीछे जाओ तो इसका उलट बात आपसे पूछ रहा है, और आपको समझ के अनुसार लिखना है कि देखो क्या पूछा जा रहा है कि सर अंग्रेजों की भारत की विजय पलासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। 2014 का क्वेश्चन है। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया गया होता तब पलासी भारत के इतिहास में एक छोटा किस्सा बनकर रह जाता। क्योंकि धोखे और विश्वासघात से जीता गया था, तो उनका कहना है कि अगर अंग्रेजों को किसी, अगर पलासी का युद्ध, जैसे कोई अगर रेसलर है वो धोखे से अगर एक अखाड़े पर जीत जाता है और दूसरे अखाड़े पर फिर लड़ने की नौबत आती है तो उसको हारने की संभावना तो फिर बन जाएगी। तो पलासी को अगर धोखे से जीता गया तो इसका मतलब है किसी समय ब्रिटिश अगर एक भी युद्ध हार जाते तो वो सारे लाभ से वंचित हो जाते जो बैटल ऑफ पलासी में उन्होंने पाया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली। ये आपको एक बुक आई थी 2002 में ही, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो विद्यासागर यूनिवर्सिटी के हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनकी पुस्तक से, तो उसी से लाइन था ये। हालांकि पूछा है 2014 में काफ़ी बात, क्योंकि उस बुक से क्वेश्चन का लाइन निकल कर पूछते थे। रंजन चक्रवर्ती की बुक है, तो उसी से ये लाइन था। तो अब एक ही पलासी में अब देखो ये दूसरा दृष्टिकोण दे रहा है, तो इसको अब समालोचनात्मक परीक्षण करना है, तो इस पर हमको थोड़ा बैलेंस लेना पड़ेगा कि क्या इसका मतलब है कि पलासी के युद्ध को हम महत्वहीन मान लें। आप ही बताइए, तो पलासी के युद्ध को महत्वहीन हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अगर पलासी के युद्ध में 7 वर्ष तक उन्होंने जो बंगाल का दोहन किया, उस कारण से ब्रिटिश की जो ताकत बढ़ी, तभी तो ब्रिटिश बक्सर के युद्ध में जीत पाए। तो इसलिए पलासी और बक्सर को अलग अलग करके देखना उचित नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होता है माय स्टूडेंट, उस समझ पर होता है। बच्चे जिद करते हैं अरे पुस्तक पढ़ लेंगे तो आप पलासी का घटनाक्रम जानेंगे, आप जानेंगे कौन मारा, कौन काटा, कौन जीता, कौन हारा, महत्व क्या है, सीमा क्या है। लेकिन जब जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन होगी, वो अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी जब आपको संपूर्णता और समग्रता से देखोगे, तभी जाकर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इस प्रकार से इसको आप कवर कर लोगे। अब तो मैं एक उदाहरण मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे अगर पूछते हैं कि पलासी के युद्ध के साथ भारत में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रवेश हुआ, मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग में भारत का प्रवेश हुआ, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो फिर वहां पर हमको बैलेंस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी को फिर 2 अलग अलग एंगल से देखा जाता है कि भाई भारत का औपनिवेशीकरण शुरू हुआ, बंगाल का दरिद्रीकरण शुरू हुआ, और आगामी 50 वर्ष तक ब्रिटिश ने कोई ऐसा परिवर्तन लाया नहीं, वो भारत में निरंतरता ही बनाए रखी और केवल अपना लाभ लेते रहे, ना तो प्रशासनिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, न समाज सुधार के लिए रुचि दिखाई। तो हम कैसे उसको आधुनिकीकरण से जोड़ें? तो उसको कुल मिला के क्वेश्चन का संकेत होगा हमारा खंडन करो। अब देखो वही चीज को देखो बदल कर डाल दिया 2016 में कि पलासी के युद्ध के पश्चात भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो पलासी के युद्ध के साथ भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इसमें तो उसने पूछा प्रवेश किया, तो अब उसमें हम बताना तो नहीं शुरू कर देंगे नहीं आधुनिक युग में प्रवेश नहीं किया। पूछ रहा है किस प्रकार प्रवेश किया, तो वो बताना होगा इस प्रकार प्रवेश किया। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि आरंभ में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल की लूट शुरू हुई, और आगामी आधे दशक तक तो ब्रिटिश ने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया, परंतु 19वीं सदी में आकर ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में उन्होंने कई सारे परिवर्तन करने शुरू कर दिए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया, फिर धीरे धीरे आगे चलकर बंगाल में जूट उद्योग आदि विकसित होते चले गए। बंगाल को उन्होंने अपने ढंग से बंगाल का दोहन और शोषण करना शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवी का एक वर्ग उसके संपर्क में आया, और फिर धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की चेतना स्वाभाविक रूप से विकसित होती चली गई। तो उसमें आपको प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी। अगर इमीडिएटली कहते हो कि ऐसे हो गया, मतलब 18वीं सदी में भारत आधुनिकता की तरफ बढ़ गया, तो फिर गलत हो जाएगा वो। तो इसके लिए हर क्वेश्चन में हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। तो उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि अब
औद्योगिक चरण में जब आएंगे तो औद्योगिक चरण में ये तो मैं वाणिज्यिक चरण के बारे में अभी बता रहा था। अब औद्योगिक चरण में आओगे तो जैसे आपको जीएस ने पूछा है कि डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, टिप्पणी कीजिए। तो अब डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता मानने से पहले यह भी देख लो कि डलहौजी का मौलिक उद्देश्य क्या है सुधार करने का। क्या वो भारत के हित में सुधार कर रहा है या इस हित में? हाँ ठीक है, उसको कहते हैं एक तरीके से तुम कहो तो उसको वो एक बाई प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आया है। ब्रिटिश का के शोषण से या ब्रिटिश के द्वारा जो परिवर्तन लाया गया उसका भारत में दूरगामी फायदा हुआ है और भारत आधुनिकता की तरफ बढ़ा है। लेकिन हम ब्रिटिश को इसका क्रेडिट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ब्रिटिश का उद्देश्य ऐसा करना नहीं था। तो चूंकि ब्रिटिश का उद्देश्य ऐसा करना नहीं था इसलिए हम चाहकर भी ब्रिटिश को क्रेडिट नहीं दे पाते, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की जायज संतान है पिछड़ापन और गरीबी और नाजायज संतान है विकास। तो इस पहलू को ध्यान रखना पड़ता है। अब वित्तीय चरण में अब दो फैक्टर है। एक तो ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना है भारत को, 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है। तो अब यहाँ पर तुम 1858 से लेकर लास्ट तक 1947 तक जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति है और वह नीति का जो प्रभाव है भारत पर वो दिखाते हुए चले जाओगे। तो उसको देखते हुए प्रत्येक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करते चले जाएंगे। अब इतना मजा आएगा आपको, ये सारी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह। और कोई क्वेश्चन अगर नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर दोगे। अब इसके बाद हम स्वतंत्रोत्तर भारत, इसके बाद हम राष्ट्रवाद पर आ जाएंगे। अच्छा, राष्ट्रवाद वाला कॉलम यहाँ नहीं है तो फिर उसी प्रकार से मैंने राष्ट्रवाद का भी डायग्राम बना दिया। राष्ट्रवाद का डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसको हम डेकेड बाय डेकेड बांटकर ब्लैक बोर्ड पर ही खींचेंगे, खुद खींचेंगे उसमें। जैसे पहला आपका आदि राष्ट्रवादी खींच दूंगा, वो मैं कलम से बना दूंगा क्योंकि उसमें एक नहीं बन सकता एक बोर्ड पर, उसमें बहुत बनेगा। तो मैं पहले आपको आदि राष्ट्रवादी खींचूंगा, उसके बाद फिर आधुनिक राष्ट्रवाद में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का एरिया खींचेंगे और फिर समाज और धर्म सुधार आंदोलन के एरिया के बाद तब हम जाएंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1885 से फिर 1907 तक पहले आऊँगा, फिर 1907 से 1914 जैसा मैंने बताया। और उसी प्रकार से हम डायग्राम बनाते हुए और एक एक चीज़ को कवर करते हुए उस पर क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और तब स्वतंत्रोत्तर भारत में आपका टोटल बनता है 1 2 3 4 5 6 7 सब पार्ट बनता है। और इन पूरे 7 सब पार्ट को हम लास्ट तक रख देंगे जिसमें आप कॉन्टेम्पररी से जुड़ जाओ। मैं चाहूँगा कि इस बहाने आपको कॉन्टेम्पररी इकोनॉमी की जानकारी मिल जाए, यानी समकालीन अर्थव्यवस्था, फिर समकालीन समाज, समकालीन संविधान, राजनीति, फिर आप देखोगे समकालीन विदेश नीति, इस सब की आपकी एक फंडामेंटल समझ विकसित हो जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि पार्ट को होल से और होल को पार्ट से जोड़कर हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते। तो अगर हम इसको इस तरह से पढ़ने में कामयाब रहे तो फिर हमें कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री में, चाहे यूपीएससी हो, यूजीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको प्रीलिम्स का ही एग्जाम क्यों न देना पड़े, इन क्वेश्चन बनती है मुख्य रूप से अंडरस्टैंडिंग से, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। और फिर क्वेश्चन बैंक मैंने दिया हुआ है आपको, इसे सारे क्वेश्चन को साथ साथ कवर करते चलेंगे जैसा पीछे हमने किया है। कि अब जैसे देखो एक उदाहरण मैं तुमको बताता हूँ, 2016 में मतलब कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा है कि शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से किसी भी तरह से कम ख्याति प्राप्त नहीं है। मतलब शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से किसी भी तरह से कम ख्याति प्राप्त नहीं है। इस कथन का लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई जो शांति की जीतें हैं वो संग्रामों की जीतों से कम ख्याति प्राप्त नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो अब क्यों? It is said that कि whether it may be Clive or Warren Hastings, so they did political conquest of India, but it was William Bentinck who did cultural conquest of India. शांति संग्राम की जीती, आप देखते हो कि जो संग्राम की जीते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आदि के द्वारा की जा रही है। विलियम बेंटिक ने कॉन्क्वेस्ट पर बल नहीं दिया,
उसने भारत में जो ब्रिटिश संस्कृति है वो भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन किया ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को दृढ़ता मिल सके। अंग्रेजी शिक्षा, कमिश्नरी शासन व्यवस्था की शुरुआत, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना, भारत के संदर्भ में 1833 के चार्टर में नवीन नीति की घोषणा, विशेषकर जो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को जन्म देना चाहा जो केवल जन्म और रंग में भारतीय हों परंतु दृष्टिकोण में, नैतिकता में ब्रिटिश हों, रुचि, दृष्टिकोण और नैतिकता में ब्रिटिश हों। तो इससे क्या हुआ कि भारत का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और अगर तुम समझ लो कि अगर भारत को आजादी मिलने में भले ही आपने राजनीतिक आजादी ले ली लेकिन आपको सांस्कृतिक आजादी नहीं मिली विलियम बेंटिक के कारण। इस बात को गांधी बार बार इंडिकेट कर रहे हैं हिंद स्वराज्य में कि हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, ब्रिटिश हम पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। अगर ब्रिटिश चले जाएं लेकिन पश्चिमी सभ्यता हमारे यहां रहेगी तो हम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 को भले ही रॉबर्ट क्लाइव की विदाई हो गई परंतु विलियम बेंटिक फिर भी हम लोगों के बीच खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। यही है शांति की जीत। तो मेरे विचार में जो आप लोगों के क्वेश्चन है और वो शांति की जीत समझने के लिए आपको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने कैसे इंडिया में इसेंशियल चेंजेज लाए, जो इसेंशियल चेंजेज से इंडिया को क्या फायदा हुआ। तो माय स्टूडेंट्स, कल मैं पहले सबसे पहले हिस्टोग्राफी का क्लास लूंगा और हिस्टोग्राफी का क्लास लेने के बाद फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़कर मैं जो बाकी चीजें हैं टॉपिक पर आऊंगा। और इसी बीच में आपके ऐप पर एनसीईआरटी में एंशिएंट और मेडिवल के एनसीईआरटी को डिस्कस किया है। अब मैं मॉडर्न को पहले हिंदी में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि मैं अब इंग्लिश का जिसमें शुरू करूंगा उसमें इंग्लिश में मैं अलग डिस्कस करूंगा। ऐप पर भी मैंने सोचा है कि अब हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग डालूंगा। तो ये मैंने हिंदी में डाल रहा हूँ, फिर आगे इंग्लिश में डाल दूंगा जब इंग्लिश का क्लास शुरू होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का अभी थोड़ा सा मेडिवल उसमें बचा हुआ है, वो थोड़ा सा पीछे है हिंदी मीडियम से 2-4 क्लास। तो फिर वो उस पर जब हम आएंगे तो उसमें इंग्लिश के टॉपिक को डाल देंगे। तो आज इतना ही। अब मैं कल आता हूँ, हिस्टोग्राफी से शुरू करता हूँ और धीरे धीरे मॉडर्न के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ने में मैं अभी फिलहाल आपको एनसीईआरटी बुक ही रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बुक रीडिंग अभी आप, मेरा बुकलेट भी आपको पढ़ना है, मेरा पीडीएफ के डेली फॉर्म में भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ चलना है। तो पहले एक रीडिंग आप लोग 2 एनसीईआरटी जो क्लास 8th का है वो दोनों एनसीईआरटी का दीजिए, फिर हमें खबर कीजिए। हाँ, घर में आप कुछ पुस्तकें खरीद कर रख लीजिए और पुस्तक खरीद में एक बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता आंदोलन खरीद के रख लीजिए, एक ग्रोवर और यशपाल का आधुनिक भारत खरीद के रख लीजिए। ये रख लीजिए, भले ही आप उसको नहीं पढ़िएगा, आप पढ़िएगा तभी जब मैं कहूँगा। तो इन दोनों को अगर फिलहाल आप करके रख लेंगे। उसके अलावा अगर एक रखना चाहें तो शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक आती है पलासी से विभाजन तक, लेकिन ये सब बुक के साथ अभी आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, परंतु तुम्हारे घर में होना चाहिए कोई खास चीज़ देखने के लिए जब भी जरूरत पड़े। ऐसा नहीं कि घर में पुस्तक ही नहीं है, इस तरह की स्थिति स्टूडेंट को शोभा नहीं देती। हम लोगों के पास सैकड़ों पुस्तकें होती है, बहुत सारे पुस्तक तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू। बस प्रीफेस देख के रख दिया या लास्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी घर में रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है। कहीं पर अगर मामला उलझेगा तो मैं बुक निकालूंगा और वहाँ से मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा। तो इसलिए मेरे विचार से प्रत्येक बच्चे के घर में कुछ बुक होना चाहिए। अब हम लोगों का देखो शिक्षा पद्धति ही ऐसी है जहाँ बच्चों को स्वयं बुक पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। ये कितना दुखद स्थिति है। अगर वही आप फॉरेन कंट्रीज में जाइए तो मुख्य रूप से बच्चे ही पढ़ते हैं, टीचर केवल उनको मोटिवेट करते हैं। अभी क्या होता है कि हमें तुम्हें पढ़ाना पड़ता है और हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तुम लोगों की खुद की मैं सोचने वाला प्राणी जब तुम बन जाओगे तो मेरा भार हल्का हो जाएगा, तुम लोग खुद अपने आगे से आगे बढ़ जाओगे। तो आज इतना ही। आई एम जस्ट कमिंग टुमारो एंड मैं तुम लोगों का फिर क्लास शुरू करता हूँ। मैंने आपको अपना स्कीम बता दिया है, आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, आप लोग एंजॉय करोगे। पीछे आपने एंशिएंट मेथड में जितना एंजॉय किया मॉडर्न उससे ज़्यादा एंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।